वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट्स आपके बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि आप अपने टेबल पे इम्पोज करते हो, और जो भी पर्सन या फिर जब भी आपके उस टेबल पे डेटा एंटर किया जाएगा तो वो सेट ऑफ रूल्स जो है वो फॉलो होने चाहिए। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स या आप कह सकते हो रेस्ट्रिक्शंस जो आप अपने टेबल पे अप्लाई करते हो, उन्हीं को आप दूसरे शब्दों में कंस्ट्रेंट्स कहते हो। तो पहले हम बात करते हैं कि हमें कंस्ट्रेंट्स की जरूरत पड़ी क्यों। सपोज करो आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है और उसके अंदर आपके पास एक कॉलम है फोन नंबर का, ठीक है। अब हमें पता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबके पास सेम फोन नंबर नहीं हो सकते, सबका यूनिक फोन नंबर होगा। मतलब जो फोन नंबर है वो किसी भी कभी भी दो इंसान के सेम नहीं हो सकते, वो हमेशा अलग होंगे। चाहे आप ईमेल आईडी की बात कर लो, हर इंसान का ईमेल आईडी जो होगा वो हमेशा यूनिक होगा, अलग होगा, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है। तो अब आपके पास एम्प्लॉय टेबल में एक फोन नंबर नाम का कॉलम है, ओके। और आप चाहते हो कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसमें कभी भी डुप्लीकेट डेटा ना हो, क्योंकि फोन नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकते। उस केस में आपने एक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया। तो इस केस में हमें एक जो हमने देखा कि इस केस में हमें जरूरत पड़ सकती है कंस्ट्रेंट की। दूसरा देखते हैं, हमारी कंपनीज है, हमारी कंपनी है, एंड उसमें आपके मल्टीपल एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है। सपोज करो 100 एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करते हैं। हर एम्प्लॉय का कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी का कोई नाम ना हो। तो आपके एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय नेम वाला जो कॉलम होगा उसमें हमेशा वैल्यू होनी चाहिए, वो नल नहीं हो सकती। उस केस में आप नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियोस मैंने बताए आपको जहां पे आपको कंस्ट्रेंट्स का यूज करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि माई एसक्यूएल में या फिर आप सिंपल बोले एसक्यूएल में हमें क्या क्या तरीके हमें प्रोवाइडेड है जिसकी हेल्प से हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले होता है नॉट नल। तो नॉट नल आप कंस्ट्रेंट जो है ये आप उस केस में अप्लाई करोगे जहां पे आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर कॉलम में डाटा हमेशा होना चाहिए। आप उस कॉलम में नल डाटा नहीं रख सकते, कहने का मतलब है उसमें हमेशा आपका डाटा होना चाहिए, वो एम्प्टी नहीं हो सकता, तब आप नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज करते हो। अब यूनिक कंस्ट्रेंट का देखते हैं। यूनिक हम उस केस में यूज करते हैं जहां पे हम चाहते हैं कि हमारा इस कॉलम में डुप्लीकेट डाटा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय आईडी, वो कभी भी दो एम्प्लॉय का सेम नहीं हो सकता, वो हमेशा यूनिक होगा, अलग अलग होगा, हर एम्प्लॉय का अपना एम्प्लॉय आईडी होगा। तो आप एम्प्लॉय आईडी के कॉलम पे आप यूनिक अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास टेबल में, जैसे मैंने पहले बताया, एक फोन नंबर का कॉलम है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि इस ये जो फोन नंबर वाला कॉलम है, हमें पता है कि सबका यूनिक फोन नंबर होगा, कभी भी किसी का सेम नहीं हो सकता। तो अगर कोई सेम उसमें इंसर्ट करता है तो उस वो जो डाटा रिडंडेंसी को आप हटाने के लिए आप यूनिक कंस्ट्रेंट वहां पे अप्लाई कर सकते हो कि ये वाला जो फोन नंबर का कॉलम है इसमें हमेशा यूनिक डाटा होगा, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो ये यूनिक और नॉट नल का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बनाते हो तो उसमें जो डाटा होगा उस कॉलम में वो हमेशा यूनिक होगा और वो नल नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम प्राइमरी की किस फील्ड को बना सकते हैं। तो जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है, आप उसको प्राइमरी की बना सकते हो, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो होती है वो हर एम्प्लॉय की अलग होती है, और ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं होगा कंपनी में जिसकी कोई एम्प्लॉय आईडी ना हो। तो मतलब उसमें डाटा हमेशा प्रेजेंट होगा। तो आप जो है एम्प्लॉय आईडी को अपना प्राइमरी की बना सकते हो। तो प्राइमरी की जो होता है हमारा, वो कॉम्बिनेशन होता है यूनिक और नॉट का। इसके बाद बात करते हैं कि इनम क्या होता है। तो इनम भी आपका एक तरह का कंस्ट्रेंट है। अच्छा, इनम आप अगर आप किसी भी कॉलम पे अप्लाई करते हो तो इनम के अंदर आपको पहले से प्रोवाइडेड वैल्यूज दे रखी होती हैं। आपको उन्हीं वैल्यूज को पिक करके उस कॉलम में डेटा फिल करना होता है, आप अपने तरफ से कोई डेटा फिल नहीं कर सकते। सपोज करो आपके पास एम्प्लॉय टेबल है, अगेन उससे एग्जांपल लेते हैं। जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका कोई ना कोई जेंडर होगा, तो हमारे पास एक जेंडर नाम का कॉलम है, तो जेंडर इधर मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो अब हम उस जेंडर कॉलम को, हम वहाँ पे जेंडर कॉलम पे हम इनेम इनम कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे, और वहाँ पे हम दो वैल्यूज उसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे, आइदर मेल या फीमेल। तो मेल या फीमेल में से ही आपको कोई एक वैल्यू अपने उस जेंडर कॉलम में फिल करनी होगी, कोई थर्ड वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते। इस केस में आप इनम यूज करोगे। अब सेट क्या होता है? तो सेट में क्या होगा कि लाइक इसको हम इस तरह से समझते हैं, आपके पास सपोज करो एक इंस्टीट्यूट है आईटी का, ठीक है। और वो आईटी जो है
स्टूडेंट को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है और मल्टीपल लैंग्वेज में सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे वो एक इंस्टीट्यूट जावा का भी सर्टिफिकेट कराएगा, सी शार्प का भी कराएगा, पाइथन का भी कराएगा, नोड जेएस का भी कराएगा। ओके, तो सेट कंस्ट्रेंट अगर आप अप्लाई करते हो किसी भी फील्ड पे, तो वो जो कंस्ट्रेंट होगा उसके अंदर पहले से प्री डिफाइंड वैल्यूज दे रखे होंगे और आपको उन्हीं प्री डिफाइंड वैल्यूज में से कोई भी एक चीज, कोई भी एक वैल्यू बेसिकली पिक करना होगा। ठीक है, तो अगर हम इंस्टीट्यूट टेबल की जैसे हम बात कर रहे थे, हमारे पास सपोज करो एक इंस्टीट्यूट टेबल है और वो जो है उसमें हमारा एक सर्टिफिकेट नाम का कॉलम है और वो जो इंस्टीट्यूट है आपको मल्टीपल सर्टिफिकेट्स कराता है, जावा, पाइथन, नोड जेएस, सी शार्प हो गया। ठीक है, आपने उस कॉलम पे सेट कंस्ट्रेंट अप्लाई किया, तो जब आप उस कॉलम में वैल्यू एंटर करोगे तो जो भी आपके वैल्यूज स्पेसिफाई हो रखी होंगी उस सेट कंस्ट्रेंट के अंदर, आप वही वैल्यूज उस पर्टिकुलर कॉलम में पुट कर सकते हो। आप कोई भी थर्ड वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि फिर अगर इनम और सेट में डिफरेंस क्या है? दोनों में हमारे पास प्री डिफाइंड वैल्यू होती है पहले से और हमें उन्हीं में से कोई भी एक वैल्यू कॉलम में पुट करना होता है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? जो मेन बेसिक डिफरेंस है इनम और सेट के बीच में वो ये है कि इनम में आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक ही वैल्यू एंटर कर सकते हो, जो भी आपके पास प्री डिफाइंड वैल्यू होगा उसमें से। बट सेट में आप एक या एक से ज्यादा वैल्यूज पुट कर सकते हो अपने कॉलम में। तो ये डिफरेंस होता है। इनम अगर आप यूज करते हो तो आप कोई एक ही वैल्यू पुट कर पाओगे। लाइक सपोज जेंडर का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जेंडर कॉलम है, हमने उसके ऊपर इनम अप्लाई कर दिया, तो किसी भी इंसान का जेंडर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, तो उस केस में आपने इनम यूज कर लिया। अब कोई स्टूडेंट है जो कि किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमारे पास एक सर्टिफिकेट नाम का कॉलम है जिसके ऊपर हमने सेट कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है और उस सेट कंस्ट्रेंट में हमने जावा, नोड जेएस, पाइथन और सी शार्प वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। तो अब कोई कुछ स्टूडेंट होंगे जो खाली जावा का सर्टिफिकेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो जावा, नोड जेएस, पाइथन का कर सकते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो जावा, नोड जेएस, पाइथन और सी शार्प चारों का सर्टिफिकेट कर रहे होंगे। उस केस में आप सेट कंस्ट्रेंट का यूज करोगे जहां पे आपको प्री डिफाइंड वैल्यूज में से एक या एक से ज्यादा वैल्यू आप सिलेक्ट करना चाहो तो आप सेट कंस्ट्रेंट का यूज करोगे। तो आई होप मैं क्लियर होऊंगा यहाँ पे। अब इसके बाद जो एक मेन की आती है यहाँ पे, ये भी एक तरह का कंस्ट्रेंट है, इसको हम फॉरेन की बोलते हैं। इसका यूज देखना क्या होता है। सपोज करो आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है अगेन, और उसके अंदर आपके कुछ कॉलम्स हैं। जैसे आपका फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, इसके बाद उसका डिप्लॉयमेंट वो डिपार्टमेंट हो गया, एंड हर महीने उसका कितना सैलरी है, एनुअल सैलरी कितना, ये सारे हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हो गई। तो अब इशू क्या है यहाँ पे, आप एक टेबल में अगर आप सपोज करो 25, 30 या 45 कॉलम्स पुट करते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हम फेस करते हैं, वहां पे हमें प्रॉब्लम आएगी कि टेबल को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस टेबल की एफिशिएंसी जो होगी वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगी और जितनी बड़ा टेबल होगा उसका डाटा मेंटेनेंस करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये प्रॉब्लम जो है हमें आरडीएमएस कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर आप एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में ब्रेक कर देते हो और हर एक टेबल में आपका एक फील्ड कॉमन होगा जिसके बेसिस पे आप दो टेबल से डाटा निकाल सकते हो। ठीक है, तो सपोज करो अगेन एम्प्लॉय का नाम लेते हैं, एम्प्लॉय टेबल का एग्जांपल लेते हैं हम। तो हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, उस एम्प्लॉय टेबल में हमने कुछ फील्ड्स रखे, फर्स्ट नेम रखा एम्प्लॉय का, लास्ट नेम रखा, एम्प्लॉय आईडी रखी एंड फोन नंबर रखा। फिर हमने एम्प्लॉय है तो सैलरी मिलेगा, तो हमने एक सैलरी नाम का टेबल बना दिया और उस सैलरी में जो होगा उसका मंथली सैलरी होगा और जो भी उसका एनुअल जाता है वो होगा, या उसने कितने अलाउंस उस एक पर्टिकुलर मंथ में जनरेट किए, वो सारे फील्ड्स होंगे उसके अंदर। अब एम्प्लॉय टेबल और सैलरी टेबल में हम एक फील्ड कॉमन कर देंगे, सपोज एम्प्लॉय आईडी कॉमन रख दिया हमने। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट नहीं होती, हर एम्प्लॉय की अपनी एम्प्लॉय आईडी होगी एंड सैलरी और एम्प्लॉय टेबल में दोनों में आपका एम्प्लॉय आईडी कॉलम होगा। तो इससे क्या होगा, तो दोनों टेबल आपस में इंटरलिंक भी हो गए एंड आपके टेबल स्प्लिट भी हो गए एंड दोनों का मेंटेनेंस भी आपका इजी हो गया। तो
जब हम किसी भी दो टेबल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम, तो ये जो कॉन्सेप्ट आप इसको RDBMS कहते हो, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट। ओके, तो फॉरेन की आप कब यूज करोगे? तो फॉरेन की हम यूज करते हैं अगर हमें दो टेबल्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है तब। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया एम्प्लॉय और सैलरी टेबल का। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल में आपकी एम्प्लॉय आईडी जो होगी वो प्राइमरी की होगी, क्योंकि वो हमेशा यूनिक होगी और वो नल कभी भी नहीं हो सकती। एंड वही एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है आपका सैलरी टेबल में भी होगा, उसने आप और उसको आपने यहाँ पे फॉरेन की बना दिया। और वो जो एम्प्लॉय टेबल में जो आपका जो एम्प्लॉय आईडी का कॉलम होगा और सैलरी में जो आपका एम्प्लॉय आईडी का कॉलम होगा, वो दोनों आप कॉमन कॉलम होंगे दोनों टेबल्स में। एंड आपका जो सैलरी वाले टेबल में जो आपका एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है वो रेफरेंस वो हमेशा आपको पॉइंट करेगा एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय आईडी के कॉलम पे। तो इन दोनों टेबल के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप बनानी है तो आप फॉरेन की यूज करते हो। एक शॉर्ट टर्म में बताता हूँ क्या होता है फॉरेन की दोबारा से। अगर आपके पास दो टेबल है और अगर आपको उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, तो आप एक टेबल दो टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय और सैलरी, तो वो जो एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम है एम्प्लॉय में वो प्राइमरी की हो जाएगा और वही एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम सैलरी में आपका फॉरेन की हो जाएगा। और सैलरी टेबल जो होगा वो पॉइंट करेगा आपका अपने पेरेंट टेबल जो कि है एम्प्लॉय टेबल पे, वो उसको पॉइंट करेगा। तो अब इन दोनों टेबल के बीच में अगर आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो आपको फॉरेन की का यूज करना पड़ेगा। फॉरेन की जो होगा आपका चाइल्ड टेबल में यूज होगा जो कि हमारे केस में सैलरी हो गई। और प्राइमरी की जो होगा आपका पेरेंट टेबल में यूज किया जाएगा जो कि हमारी एम्प्लॉय टेबल हो गई। तो देखते हैं अब हम कि जो हमने अभी जितने भी कंस्ट्रेंट यूज किए या जितने भी हमने कंस्ट्रेंट अभी डिस्कस किए, इन सब का यूज करके अभी हम एक टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाते हैं और उसके अंदर हम ये सारे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे। सो क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं, एस आई डी, उसका डाटा टाइप एंड उसका साइज स्पेसिफाई कर दिया। और स्टूडेंट आईडी जो होगी वो हमेशा यूनिक होगी, तो हमने इसको प्राइमरी की बना दिया। ओके, फिर यहाँ पे हम कर देते हैं नेम प्राइमरी की। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं दूसरा कॉलम स्टूडेंट का नेम भी होगा। नेम नेम हो गया आपका वेरकेर 20। वेरकेर होगा हमारा डाटा टाइप और उसका साइज हमने 20 रख दिया, मतलब 20 लेंथ तक का नाम जो है आप अपने फील्ड में इंसर्ट कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे रख देते हैं और नेम जो होगा वो आपका कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, मतलब हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ नाम होगा, तो इस फील्ड में आपको नेम तो एंटर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपना कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं नॉट नल का, नॉट नल। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम करते हैं जेंडर की बात। हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ जेंडर होगा और आइदर वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो हम यहाँ पे इनम यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है इनम जो होता है उसमें वो हमें कोई एक ही वैल्यू अलाउ करता है इंसर्ट करने के लिए। तो आइदर मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इनम लगा दिया। फिर इसके बाद हम कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम डीओबी कॉलम रख लेते हैं एंड इसका डाटा टाइप क्या होगा, डेट होगा और वो नॉट नल होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम फ़ोन नंबर रखते हैं। फ़ोन फ़ोन जो होगा हम फ़ोन का डाटा टाइप हम अगेन इंट रखते हैं, उसका साइज़ 10 करते हैं क्योंकि फ़ोन नंबर जो होता है 10 लेंथ तक का होता है। और फ़ोन नंबर हमें पता है कभी भी डुप्लिकेट नहीं हो सकते। डुप्लीकेसी को तभी अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं कि फ़ोन नंबर जो होंगे वो हमेशा यूनिक होंगे, डुप्लीकेट आप नहीं कर सकते। ठीक है? फिर इसके बाद आप एक लोकेशन नाम का रख लो, वो स्टूडेंट जो है कौन से लोकेशन से आता है। एंड इसका टाइप हम दे देते हैं अगेन यहाँ पे varchar ऑफ 20। ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पे डाटाबेस सेलेक्ट नहीं किया। सो पहले देख लेते हैं हमारे पास कौन से डाटाबेसेस हैं। डाटाबेस है हमारे पास कंपनी, तो हम कंपनी को यूज़ कर लेते हैं, यूज़ कंपनी। एंड वो हम क्वेरी जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमारी यहाँ पे जो है क्वेरी बन गई है, आप देख सकते हो।
और मतलब हमारा टेबल जो है बन गया है। अब हम इस स्टूडेंट टेबल पे डेस्क कमांड यूज़ करते हैं, तो हमें दिख जाएगा। तो स्टूडेंट जो है हमारा इंटीजर टाइप का है, स्टूडेंट आईडी। और क्या वो उसकी वैल्यू नल हो सकती है? नो, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट नल अप्लाई किया था, तो उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। सिमिलरली नेम का जो होगा, नेम जो होगा वो भी नल नहीं हो सकता। जेंडर पे हमने यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, तो यहाँ पे जेंडर जो होगा आपका नल हो सकता है। बट जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है वो इनम है, तो मतलब अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो आइदर वो मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए। फिर डीओबी हमने अप्लाई किया, तो डीओबी पे हमने अगेन नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया था, तो डीओबी जो है आपका वो नॉट नल नहीं हो सकता, मतलब वो नल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नो है, मतलब आप उस वो डीओबी की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। फिर फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर पे हमने कंस्ट्रेंट लगाया था यूनिक का, ठीक है? मतलब फ़ोन नंबर जो होगा वो यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिक की के अंदर आपका यूनिक दिख रहा है, क्योंकि यूनिक भी एक तरह का की है जो कि इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा है वो यूनिक होना चाहिए। बट यूनिक अगर आप किसी भी फील्ड को बनाते हो तो उसमें डाटा डुप्लीकेट नहीं होगा, बट वो नल वैल्यू कंटेन कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे नल में जो है येस है, मतलब ये नल वैल्यू रख सकता है। फिर लोकेशन हमने बनाया, लोकेशन में हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, तो यहाँ पे नल में येस है, मतलब इसमें नल वैल्यू हो सकती है, की के अंदर कुछ भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन सबकी जो कि नल होगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि आप कैसे इस कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करके आप ये टेबल यहाँ पे बना सकते हो। अच्छा, अभी हमने सेट की बात की थी, तो अब हम देख लेते हैं सेट कंस्ट्रेंट का यूज़ करके आप कैसे टेबल बना सकते हो। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं इंस्टीट्यूट का। सो क्रिएट टेबल इंस्टीट्यूट, एंड वहाँ पे मैं एक फील्ड बनाने वाला हूँ सर्टिफिकेट टाइप का, सर्टिफिकेट। और अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा सेट कंस्ट्रेंट, तो मैंने लिखा सेट ब्रैकेट ओपन। फिर अब यहाँ पे आप देखो कि आप यहाँ पे कौन कौन से सर्टिफिकेशन करा रहे हो, तो हम कर देते हैं नोड का कराते हैं, फिर पाइथन है, देन जावा है, जावा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है टेबल बन गया है। अब हम यहाँ पे डेस्क करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमारा कंस्ट्रेंट दिख रहा है कि जो हमारा टाइप है वो सेट टाइप का है, सेट टाइप का कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ है, और उसके अंदर जो है ये 3 वैल्यूज हैं। तो जब भी आप इस फील्ड में आप डेटा अपना एंटर करोगे, तो आपको जो डाटा होगा इन्हीं 3 में से चूज करना पड़ेगा। आइदर आप नोट डालो, पाइथन डालो, जावा डालो, या फिर आप सारे वैल्यू डाल दो। तो ये होता है सेट का यूज। और इनम में क्या होगा, इनम में भी आपको प्री डिफाइंड वैल्यू एंटर करेंगे करनी पड़ेगी, बट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप या तो मेल डाल पाओगे या फीमेल डाल सकते हो, दोनों नहीं डाल सकते। बट सेट में आप या तो एक वैल्यू डालो या आप सारे वैल्यू डाल दो। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इनम और सेट के बीच का। सो आज के कोर्स में इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ज्वाइंस आप कैसे अप्लाई करते हो अपने मल्टीपल टेबल्स पर, ज्वाइंस होते क्या हैं। थैंक यू।